जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी राज्यसभा से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों राज्यसभा से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS प्री में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, तो वह है दोस्तों 250 यानी 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा की निश्चित अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें राज्यों और संघीय क्षेत्रों से कितने हैं दोस्तों, तो 238 से अनधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एवं 8 संघीय क्षेत्रों, कौन कौन से संघीय क्षेत्र हैं दोस्तों, तो 3 है दोस्तों दिल्ली से, 1 है पुदुचेरी से और 4 है दोस्तों जम्मू कश्मीर से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं दोस्तों, मनोनीत किए जाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में होते हैं, तो याद रखना है दोस्तों 250 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्य जो हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं दोस्तों, मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपखंड क एवं ख के अनुसार राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा क्या होती है दोस्तों, बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वह किस आधार पर दिया जाता है दोस्तों, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है दोस्तों उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितने सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया। तो याद रखना है संविधान में इसका निर्धारण कहां पर किया गया है दोस्तों, तो 4वीं अनुसूची यानी 4th जो शेड्यूल है दोस्तों उसमें किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। हमने देखा है अभी कि संघ राज्य क्षेत्रों का भी जो है होता है दोस्तों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। तो यह भी गलत है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं है दोस्तों। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, यह भी बात गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। दिल्ली में 3 है, पुडुचेरी के लिए 1 और जम्मू कश्मीर के लिए कितना है दोस्तों, तो 4 है। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। संविधान के अनुच्छेद कितना दोस्तों, तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 79 के अनुसार संसद के 3 अंग है, कौन कौन से दोस्तों, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो याद रखना है दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा जो है दोस्तों
चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 80, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से देख लेते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यह भंग नहीं की जा सकती, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, अस्थायी सदन नहीं है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता है। तीसरा है दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 जो सदस्य हैं दोस्तों उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो यह भी सही है दोस्तों। और चौथा कथन दिया गया कि इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो यह बात गलत है दोस्तों। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, तो 30 वर्ष रखी गई है। तो इसमें केवल एक और कौन सा सही है दोस्तों, 3 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, और दूसरा है दोस्तों इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा जो है दोस्तों इसका विघटन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पर है दोस्तों कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में क्या होते हैं दोस्तों, तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो अभिकथन भी सही दिया गया है दोस्तों, और कारण भी इसका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है दोस्तों ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो याद रखना है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों याद रखना है कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं दोस्तों, तो अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो याद रखना है दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है दोस्तों राज्यसभा को, इसलिए इसे अस्थायी सदन के नाम से हम लोग जानते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे सबको मालूम भी होगा जगदीश धनखड़ जो है दोस्तों वो वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति हैं, और यह भारत के उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वह राज्यसभा का सभापति होता है। और ये भारत के उपराष्ट्रपति बनने वाले कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, तो ये भी पॉइंट याद रखना, 14वें नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो राज्यसभा जो है दोस्तों समाप्त होने का विषय नहीं, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है दोस्तों, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि यह एक अस्थायी सदन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी समाप्त होने का विषय नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का पूछा जाए तो 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल है तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह न विघटित होने वाला सदन है, यानी यह अस्थायी सदन है। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो याद रखना है दोस्तों राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होता, क्योंकि कैसा होता है दोस्तों यह अस्थायी सदन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यही सही है दोस्तों, क्योंकि यह अस्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो याद रखना है दोस्तों कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन
प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट है राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो यह इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होते, क्योंकि यह कैसा है दोस्तों, तो अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो राज्यसभा इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों, तो 12 व्यक्ति जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। आर्टिकल भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि अनुच्छेद 80(1) क एवं अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो दोस्तों, तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो राज्यसभा में कितना सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों, तो 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु अर्हताएं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 ही सही इसका आंसर है। तो दिए गए अभिकथन 2 गलत है। राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य का मतदाता सूची में है वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, परंतु 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया, अर्थात अब उसी राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो ये याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है ये सब। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है, तो कितनी है दोस्तों, तो 30 वर्ष है। तो याद रखना है, भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई उनका नाम क्या था दोस्तों, तो उनका नाम था नरगिस दत्त, जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था नरगिस दत्त थी। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। जयललिता AIDMK की राज्यसभा सदस्य थी, जो 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रही। वैजयंती माला बाली भी जो है दोस्तों 27 अगस्त 1993 से 26 अगस्त 1999 तक राज्यसभा की सदस्य रही हैं दोस्तों। राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों में थी। देविका रानी चौधरी भी जो है दोस्तों वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली क्या थी दोस्तों, अभिनेत्री थी। तो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया था, तो देविका रानी चौधरी को दिया गया था। कब, तो 1969 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों, कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। पहला है दोस्तों, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, यह बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प करना होगा, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐसा विधि संपूर्ण या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, यह भी सही है दोस्तों। और डी दिया गया कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, तो यह बात जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। संविधान के अनुच्छेद 249, ये आर्टिकल याद रखना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3
बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित पारित के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। अतः विकल्प डी सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रहित में संसद भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, तो क्या है वो संकल्प दोस्तों? तो राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से क्या कर दे दोस्तों, उसको पारित कर दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो डी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो वह अनुच्छेद है 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं करती है। तो यह भी सही है दोस्तों, अनुदान की मांग जो है राज्यसभा के द्वारा नहीं की जाती है। और तीसरा है दोस्तों, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो वह कर सकता है दोस्तों। तो ये क्या हो गया? यह गलत हो गया। तो इसमें सही पूछा जा रहा था आपसे, तो केवल कथन 1 और कथन 2 ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है दोस्तों, अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये आर्टिकल भी याद रखना है। अनुच्छेद 109 जो है दोस्तों क्या है? तो धन विधेयक जो है दोस्तों केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिश हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु क्या है दोस्तों? स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में दोनों संसद द्वारा पारित माना जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी, उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है दोस्तों। याद रखना है, अनुदान मांगे कहाँ पर रखे जाएंगे दोस्तों? केवल तो लोकसभा में। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 113(2) के तहत। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में क्या होती है दोस्तों? तो साधारण चर्चा होती है। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड सवाल दिया गया है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश से लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी चाहिए और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना चाहिए। तो और दूसरा दिया गया है दोस्तों कि कारण दिया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कारण गलत है, लेकिन जो राज्यसभा की सिफारिशें की जाती है वो लोकसभा पर बाध्यकारी नहीं है दोस्तों कि वो लोकसभा उन सिफारिशों को माने ही माने। तो इसका जो कथन दिया गया है दोस्तों वो क्या है? तो वह गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कथन गलत है किंतु क्या है दोस्तों? कारण सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो वह है दोस्तों धन विधेयक। धन विधेयक जो है दोस्तों राज्यसभा में प्रथम बार में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। मान भी सकता है दोस्तों लोकसभा, नहीं भी मान सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो संविधान के अनुच्छेद 109(2) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें
उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा क्या है दोस्तों, तो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? तो याद रखना है दोस्तों, धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, तो यह भी जो है दोस्तों सही है। तीसरा है मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, तो यह भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में जो है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं दोनों समान है, तो यह कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1, 2 और 3। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पर, इसे ध्यान में रखना है आप लोगों को कि धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण एवं इसके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 109। तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, 75(3). लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियां प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो 312 के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्ति क्या है दोस्तों, प्राप्त है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो ध्यान रखना है दोस्तों, कौन से प्रदत्त किए जाते हैं यानी प्रदान किए जाते हैं। तो संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थिति में मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करे दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए यदि उपस्थिति में मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी दोस्तों। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, तो वह आर्टिकल है 249। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो याद रखना है दोस्तों, राज्यसभा का अनन्य अधिकार क्या है, माफ कीजिएगा उस समय मैंने लोकसभा और राज्यसभा को सेम बता दिया था। इसमें अनन्य शक्ति यानी अधिकार दिया गया है दोस्तों राज्यसभा को किस क्षेत्र में, तो एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु संस्तुति करने में राज्यसभा को अनन्य अधिकार दिया गया है दोस्तों संविधान के द्वारा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी है दोस्तों, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो कौन सा है दोस्तों, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो याद रखना है दोस्तों, संविधान संशोधन करने के विषय में जो है दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियां क्या है दोस्तों, समान है। जबकि नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने में राज्यसभा को अनन्य अधिकार दिया गया। उस समय मैंने गलती से बोल दिया था दोस्तों कि इसमें जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने में लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो समान है। सॉरी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने में राज्यसभा को जो है दोस्तों अनन्य अधिकार दिया गया, यानी लोकसभा से ज़्यादा इसको अधिकार है। जबकि संविधान के संशोधन में जो है दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्रदान की गई है। राइट आंसर हो जाएगा बी। दिए गए विकल्पों में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां संविधान में संशोधन करने के विषय में है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, परंतु उसे दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को आत्यंतिक शक्ति प्राप्त है। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में भी लोकसभा को क्या है दोस्तों, अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा उपयुक्त में से कोई, क्योंकि राज्यसभा कैसा है दोस्तों, तो अस्थायी सदन है। तो यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार जो है लोकसभा के प्रति, यानी मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो ये आर्टिकल भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो चौथी अनुसूची यानी 4th शेड्यूल किससे संबंधित है दोस्तों, तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का यानी सीटों का आवंटन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में याद रखना है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान 5वीं और 6ठी अनुसूची में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो स्टार लगा हुआ है। देखा जाए तो प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था, परंतु वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, तो 11 हैं। तेलंगाना में 7 हैं दोस्तों, जबकि तमिलनाडु में 18 है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 19 और गुजरात में कितना है, 11। राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटें है। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, और संघ क्षेत्र कौन कौन से हैं, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश अकेला है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों में जो है दोस्तों याद रखना है, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं, यहाँ पर 11 सीटें हैं सभी में दोस्तों। यहाँ पर उड़ीसा और राजस्थान में 10 हैं दोस्तों। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं राज्यसभा के लिए। छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा में 5 सीटें हैं। पंजाब, असम और तेलंगाना में 7-7 सीटें हैं दोस्तों। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एनसीटी दिल्ली में कितना है दोस्तों, तो 3 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एवं पुडुचेरी में कितने सीटें हैं दोस्तों, तो प्रत्येक के लिए 1-1 सीटें हैं दोस्तों। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है दोस्तों। कभी भी बीपीएससी में ऐसे जो सवाल है आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है, तो देख लिया जाए दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का किससे मैच करता है, तो उत्तर प्रदेश का कब है दोस्तों, पूर्व में 34 था, अब कितना हो गया है, तो 31 हो गया है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश 34 सीट से उत्तराखंड बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सीटों की संख्या 31 है। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बन जाने के बाद सीटों की संख्या घटकर कितना हो गई है दोस्तों, 16 से घटकर 21 रह गई है। बिहार में 22 सीट से झारखंड बन जाने के बाद यहाँ सीटों की संख्या घटकर कितना हो गई है, 16 रह गई है। तेलंगाना बनने के बाद आंध्र प्रदेश में 11 सीटें, ठीक है दोस्तों, और तेलंगाना में कितना है, 7 सीटें हैं राज्यसभा की। चूंकि प्रश्नकाल में 2000 का है, इसलिए उस समय उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 34 थी, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्व की स्थिति की 16 सीटों के योग के बराबर है। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है दोस्तों, स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है। उनमें से कौन सम्मिलित है, तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 16 सीटें हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर यहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कितना है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में है 16। तो इसका तो हो गया कितना दोस्तों, तो 16, यानी डी का हो गया 4। तो डी का 4 2 में, इसमें भी स्टार लगा हुआ है देखा जाए तो इसमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल का तो 16 होगा दोस्तों। आंध्र प्रदेश का कितना ऊपर था, तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की 11 सीटें थी, ठीक है। तो तेलंगाना बन जाने के बाद 11 सीटें आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना बन जाने के बाद आंध्र प्रदेश में कितना है दोस्तों, 11 सीटें, और तेलंगाना 18, 17 पे था, यानी पहले 18 था। इसलिए इस क्वेश्चन में जो है दोस्तों स्टार लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी मैचिंग नहीं करेगा, केवल क्योंकि आंध्र प्रदेश जो ये डेटा दिया गया है वो बहुत पहले का है। आंध्र प्रदेश में टोटल होना चाहिए 18, ठीक है। कब, अब तो 11 है और 7 हो गया है तेलंगाना में, तो ये डेटा नहीं यूज होगा दोस्तों, इसलिए
क्वेश्चन में 18 हो गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं और तेलंगाना में 7 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है दोस्तों। तो राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटक है और पंजाब है। तो देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो राजस्थान में हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। और गुजरात में कितनी हैं दोस्तों, तो 11 सीटें हैं। कर्नाटक में कितना है दोस्तों, तो कर्नाटक में है 12 सीटें। और पंजाब में कितना सीटें हैं दोस्तों, तो 7 सीटें। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। गुजरात है, तो गुजरात के लिए, गुजरात में कितनी हैं दोस्तों राज्यसभा के लिए सीटें, तो 11 है दोस्तों। कर्नाटक में कितना है दोस्तों, तो कर्नाटक में याद रखेंगे 12 सीटें हैं। केरल में कितने हैं दोस्तों, तो केरल में 9 सीटें हैं। और उड़ीसा में कितना है दोस्तों, तो 10 सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 2314, जो कि ऑप्शन किस में है दोस्तों, तो सी में है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आंध्र प्रदेश में जो है दोस्तों कितना सीटें हैं, 11 सीटें हैं। और विभाजन से पहले उसमें कहाँ कितना था, तो 11 + 7 यानी 18 सीटें थी दोस्तों। 7 अब किस में चली गई, तो तेलंगाना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उड़ीसा में कितना है, 10। तमिलनाडु में कितना है, 18। और महाराष्ट्र में कितना है दोस्तों, 19। राइट आंसर पूछा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। याद रखना है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। तो कितना है दोस्तों, यहाँ पर देख लिया जाए डाटा। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं, तो 5। हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 6 है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में कितना है, 4। नेक्स्ट है दोस्तों, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है दोस्तों संसद के दोनों सदनों में। राइट आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 250 है। संघ राज्य क्षेत्र यानी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है दोस्तों। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो यह बात जो है दोस्तों गलत है। राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ये तो बात सही है। लेकिन उपसभापति उसका सदस्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है दोस्तों वह भाग लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 ही सही है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, याद रखना है आप लोगों को कि अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि सदन का सदस्य नहीं होता। परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है, इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 54 क के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। जबकि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए कथन 2 जो है दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का अध्यक्ष है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। हालांकि उपराष्ट्रपति जो होता है दोस्तों राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो जगदीश धनखड़ जो है दोस्तों वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, यानी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं दोस्तों। और 14वें नंबर के हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो संविधान के 89(1) के आर्टिकल 89(1) में यह उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अतः विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा में लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो वह है दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों उसका सदस्य नहीं होता है। याद रखेंगे कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह
राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का जो होता है दोस्तों पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो कौन होता है दोस्तों? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो कौन होता है दोस्तों? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों एक गैर सदस्य होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यसभा के चेयरमैन हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? तो याद रखना है, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो राज्यसभा के वर्तमान सभापति अभी मैंने बताया दोस्तों कौन है, तो जगदीप धनखड़ जो है दोस्तों वर्तमान में सभापति हैं, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों। और ये जो आर्टिकल किस में है दोस्तों सभापति का? तो आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89(1) के अनुसार। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1952 ईस्वी में जो हुआ था दोस्तों राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। तो भारतीय संसद 2 सदनों तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बार इसकी जो बैठक हुई थी दोस्तों याद रखना है 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। सभी के सभी डेट जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड है कि वो डेट वाइज भी सवाल पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो याद रखना है दोस्तों, मंत्री जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है, काफ़ी अच्छा सवाल है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में क्या कर सकता है दोस्तों? तो भाग ले सकता है। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है दोस्तों कि वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा में क्या कर सकता है दोस्तों? भाग ले सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार कोई आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।